और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं और हम लोग लगातार उनको काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर जैसे भी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के जो भी वीडियोस रहते हैं, छोटी बड़ी अपडेट काउंसलिंग की हम उनको देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रही है, इस वजह से मैं लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ और बाकी जो मेरी टीम के लोग हैं उनका भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहे हैं, पर वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज मैं काउंसलिंग या फिर किसी कॉलेज रिव्यू या फिर कोई ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर, जिससे पूरा देश या देश के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो पेरेंट्स प्लस जितना भी जो भी अर्थव्यवस्था है पूरी गड़बड़ा गई है और उसमें बहुत सारी समस्याएं और नई क्रिएट हो गई हैं। एजुकेशन सिस्टम की आज हम लोग बात करेंगे कि कोरोना वायरस का जो ये लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, उसका एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ दिखाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि कितनी डेथ हो रही है कोरोना से, कितने सारे जो हैं ग्राफ बढ़ रहे हैं कोरोना में। पिछले साल कोरोना का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी इतना ज़्यादा नहीं था। पिछले साल जो कोरोना के कारण जो भी मौतें हुई थी वो लगभग 98,000 के आसपास एक्सट्रीम लिमिट तक मैक्सिमम था ये, लेकिन इस बार पिछले इसी महीने में लगभग 2.5 लाख से ऊपर से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा खराब माहौल देश के अंदर बना। ऐसे में लगातार जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर क्या कोरोना की वजह से एग्जाम सब कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्या बोर्ड एग्जाम अब नहीं होंगे, क्या 12th। मैंने बोर्ड एग्जाम पे भी एक वीडियो आपको, जिस दिन ये एग्जाम कैंसिल हुआ था मैंने बोर्ड एग्जाम पे आपको एक वीडियो दिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसकी जनरली कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अंदर की चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है कि कितना एजुकेशन कितनी कारगर साबित हुई है पिछले एक साल में। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत सारे सेक्टर्स पे पड़ा है। पूरा देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है एकदम, और बहुत सारे सेक्टर जो हैं बंद हो गए हैं, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, कोचिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप है, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। जैसे तैसे पिछले साल सितंबर के महीने में एग्जाम करवा दिए गए थे, लेकिन इस बार पिछले साल बोर्ड एग्जाम हो भी गए थे और कुछ बोर्ड एग्जाम जो बचे थे उनको या तो बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था या फिर दूसरा शेड्यूल एग्जाम का शेड्यूल बना के उसको करवा दिया गया था बाद में। लेकिन इस बार 10th के बोर्ड एग्जाम को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। 12th के बोर्ड एग्जाम जो होंगे वो आपका उस 1 महीने के बाद उसकी नई डेट आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं कि कोविड का जो 19 का जो इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन सिस्टम पे वो क्या पड़ा है, और क्या जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पिछले एक साल से इंडिया के अंदर चल रहा है वो कितना कारगर साबित हुआ है और किन किन लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, कौन कौन लोग उसके एडवांटेज को ले पा रहे हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं, किस क्षेत्र के बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को मतलब सही से कवर नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही से उन तक उसकी सुविधा। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो दुनिया भर के एक्सपर्ट ने ये दावा किया था कि आने वाले 2 साल के अंदर 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इंपैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर, जो भी इकोनॉमी की व्यवस्था को इंपैक्ट पड़ने वाला है 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इंपैक्ट पड़ने वाला है। और दुनिया भर के लगभग 34 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब कि भारी दरिद्रता के नीचे सूची में चले जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत में वो चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो एजुकेशन सिस्टम को पड़ा है और इसका साफ साफ प्रभाव आप देख सकते हैं आज की डेट में। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी ऐसे टीचर्स हैं जो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था वो एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा था और उसका प्रभाव आप लोग आज देख सकते हैं। पिछले साल जब कोरोना का प्रभाव इंडिया में फैला था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने एग्जाम को पोस्टपोन्ड और कैंसिल करने का और स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का डिमांड की थी। लगातार कैंपेन चलाई जा रही थी, लगातार सोशल मीडिया पे जो है मुद्दे उठाए जा रहे थे कि एग्जाम ना करवाया जाए, लेकिन पोस्टपोन होते सितंबर के महीने में एग्जाम्स स्टार्ट हुए, जैसे तैसे एग्जाम करवाए गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल एडमिशंस लिए हैं और अभी तक वो अपने कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम करवाए जाते हैं, वो लगातार पोस्टपोन किए जा रहे हैं और अभी तक उनका कोई भी नई डेट नहीं आई। और पिछले एक साल से मैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं या कोई भी अच्छी मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं तो कोई भी भर्ती को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। उसके बाद स्कूल कॉलेजेस में एक नई व्यवस्था लागू की गई, जिसको हम लोग ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि क्या ऑनलाइन सिस्टम कितना कारगर है, किन किन बच्चों को उसका बेनिफिट मिल पा रहा है और कहाँ तक ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। नतीजा ये हुआ कि इन सबका क्या माहौल है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितने माहौल में सुधार हुआ है। पिछले एक साल से स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद है, क्या उसके बाद माहौल में कुछ सुधार हुआ है? अगर किसी को ऐसा लगता है कि पिछले एक साल में हालात बेहतर हुए हैं, सुधार हुआ है, तो वो मुझे कमेंट में बताए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
सितंबर के महीने में एंट्रेंस एग्जाम करवाने शुरू किए गए। एक साल से स्टूडेंट्स अभी तक मैंने बताया कि कॉलेज स्कूल्स नहीं पहुंचे हुए हैं जिन्होंने एडमिशन्स लिए हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस और कुछ टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट जैसे कि IIMs हैं, IITs हैं, NITs हैं, उसके बाद आपके IIITs हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त कर दिया है और लगातार वो अपनी व्यवस्था को बनाए हुए हैं और उनकी क्लासेस अच्छे से चल पा रही हैं। बच्चों का जो रिव्यूज़ मिलता है, जो बच्चे IITs वगैरह में पढ़ रहे हैं, वो अच्छा बताते हैं कि IITs वगैरह का सिस्टम काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से मेरी बात हुई है, वो अभी भी ये बता रहे हैं, कुछ स्टेट के कॉलेज के बच्चों से मेरी बात हुई है, उनका सिस्टम बहुत खराब चल रहा है, उनको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, उनको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल का कुछ अता पता नहीं है, उनके एग्जाम्स, बल्कि बहुत उनके एग्जाम्स का कुछ अता पता नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे हैं जिसमें नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करवा दी गई है और पहले सेमेस्टर के एग्जाम अभी नहीं करवाए गए, ना ही उनकी कोई डेट डिक्लेयर की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग इस पॉइंट की, अगर किसी नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करें, लास्ट ईयर आधे से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ था कि लॉकडाउन लगा दिया गया था, कुछ जो बोर्ड एग्जाम बचे हुए थे उन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था या फिर उनको नए शेड्यूल के साथ उनके एग्जाम करवा दिए गए थे। इस बार वो भी एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। 10th का एग्जाम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। 12th के एग्जाम की जो डेट है वो आपको 1 मई के बाद पता चलेगी। स्कूल व्यवस्था की हम स्कूलों ने जैसे तैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और जो स्कूल क्लासेस नहीं करवा रहे हैं वही फीस वसूलने में पीछे नहीं हट रहे हैं। फीस लगातार सबसे मांगी जा रही है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि स्कूल का कहना है कि हम अपने स्टाफ और मैनेजमेंट और जो टीचर्स हमारे पास हैं उनका हम सैलरी कहाँ से देंगे, हमारे पास बजट नहीं है, हमें फंड की जरूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम, मेरी सिस्टर इस समय 5th क्लास में है और एक BHU CET का एक एग्जाम होता है। मैंने अपनी सिस्टर का BHU के SET एग्जाम में फॉर्म अप्लाई किया था। उसके लिए मुझे उसकी 5th क्लास की मार्कशीट लगानी थी। मेरी जो सिस्टर है वो CBSE बोर्ड के एक स्कूल में पढ़ती है और CBSE बोर्ड के स्कूल में पिछले 1 साल से जो उसका 4th क्लास उसने पास किया था और 5th क्लास का उसका जो था नहीं हो पा रहा था। 5th क्लास की क्लासेस उसकी ऐसी चल रही हैं पिछले 1 साल से, आप लोग जानते ही हैं। तो 5th क्लास की जब मार्कशीट वहाँ पे चाहिए थी, जब स्कूल में बात की कि भाई 5th क्लास की मार्कशीट आप दे दीजिए, CBSE बोर्ड के स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत रेप्यूटेड स्कूल है। मैं यहाँ किसी स्कूल का नाम लेना चाहता, ना ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस बताना चाहता हूँ, लेकिन जो रियलिटी चल रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने साफ साफ बोला था 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास की मार्कशीट बेस TC के साथ चाहिए थी उस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि पूरे 1 साल की फीस आप दे दीजिए। 1 महीने की फीस लगभग 24 से 25 रुपये बनती है। उसके बाद डेवलपमेंट फीस, यूनिफॉर्म फीस, पता नहीं कौन कौन सी फीस के नाम पे वो अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं और 12 से 15 हज़ार का एक बार एडमिशन फीस के साथ कोर्स देते हैं वो। चलिए जो भी है, उन्होंने कहा कि आप 1 साल की पूरी फीस पे कर दीजिए, हम आपको मार्कशीट दे देंगे। मैंने खैर जैसे तैसे मार्कशीट की व्यवस्था तो हमने कहीं ना कहीं से कर ली है, लेकिन ये स्कूलों के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, पिछले 1 साल की पूरी फीस मांगी जा रही थी 3rd 4th क्लास की। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3rd क्लास 4th क्लास की फीस तो हम लोग दे ही चुके थे, तो 1 साल की फीस के चक्कर में बाकी दोनों क्लास की मार्कशीट भी उन्होंने नहीं दी है। चलिए कोई बात नहीं, ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक इंसान की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। पूरे देश में बड़ी बुरी तरह से माहौल, मतलब कुल मिला के अगर बोलें तो सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जो ये आग जल रही है इस समय कोरोना वायरस की वजह से, जो फैला हुआ है माहौल, इसमें जो आग जल रही है, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सिंपल वर्ड में अगर बता, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से 1000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई थी फीस बढ़ोतरी को लेकर के। और कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं इंडिया में जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी फीस वसूलने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। फीस लगातार वहाँ पे वसूली जा रही है। नेक्स्ट मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके आसपास के किसी भी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम बने हुए हैं, अगर उनके पास इंटरेक्टिव पैनल लगे हुए हैं, अगर वो प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त बना के रखे हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, डेवलपमेंट फीस के नाम पे एक फीस वसूलते हैं ये लोग, वो फीस भी लगातार ली जा रही है, लगातार फीस भी बच्चों से वसूली जा रही है, फीस में कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। और काफ़ी सारे स्कूल से की फीस में बढ़ोतरी भी की गई है। इस फीस की बढ़ोतरी को लेकर के जो है पिछले साल हिंदुस्तान टाइम्स में मैं आपको बताया, इस सैंपल सर्वे की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग एक आम आदमी की जो आम परिवार होता है, उसकी जो हाउस होल्ड इनकम होती है, जो उसकी मंथली इनकम होती है, उसका 20% वो अपने बच्चों की इनकम पे, उसका 20% वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है। एंड जो अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, उन्होंने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट तक अपनी शिकायतें दर्ज करवाई है, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी गुहार लगाई है फीस बढ़ोतरी को लेकर के। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स पे काफ़ी सारे स्टेट्स ने इस पे एक्शन भी लिया था और उसमें सुधार भी किए गए हैं। 20 करोड़ का पैकेज बनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20 करोड़ का एक पैकेज बनाया गया था पिछले साल। वो पैकेज कहाँ गया? और 3100 करोड़ रुपए का जो फंड पीएम केयर में गया था, क्या उसका कुछ भी हिस्सा इन सारी व्यवस्थाओं पे नहीं? जून 2020 यूनेस्को के डेटा के हिसाब से 114 देशों के स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया था, जिसमें 1 बिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे इसका इंपैक्ट पड़ा था। 1 बिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट बच्चों पे इसका इंपैक्ट पड़ा था। कोरोना के में कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज ही हैं जहाँ पे स्कूल कॉलेज बंद नहीं किए गए थे। हमें 32 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इफेक्ट हुए थे इससे। और
काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे केवल नोट्स बनवा रहे हैं पिछले एक साल से। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे टच में हैं जो बताते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे केवल नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा मतलब एक रोड के अंदर एक रोड लर्निंग का सिस्टम था, वो बहुत ही दुरुस्त था पहले से ही, एक तो माशाअल्लाह था। ऊपर से क्या हुआ है कि जो ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसने एजुकेशन सिस्टम की वॉट लगा के रख दी है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन रूरल एरियाज में जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं, बहुत सारे रूरल के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लाइट ठीक से नहीं आ रही है, मोबाइल के नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहे हैं, और उनके पास मैक्सिमम अगर हम लोग डेटा की बात करें तो लगभग आप ये मान करके चलिए कि 40% 2 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे 40% लोग इंटरनेट और मोबाइल यूज़, इंटरनेट और डेटा का यूज़ कर रहे हैं। बाकी के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे 10 से 20% ये रेशियो है जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है और अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइट की व्यवस्था तो आप लोग जानते हैं कि राम भरोसे है हिंदुस्तान के मैक्सिमम स्टेट्स की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हुई थी, उसके हिसाब से इंडिया के अंदर 6,49,481 गाँव हैं। यूपी की अगर बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट है, 915 अर्बन बॉडीज़ हैं, 3135 न्याय पंचायत है। अब एक पिछले साल वेब सीरीज़ आई थी जिसमें पंचायत वेब सीरीज़ थी, जिसमें आपके जीतू भैया ने काम किया था अपने। उस वेब सीरीज़ में दिखाया गया था कि जो पंचायतें होती हैं, मतलब पंचायत सचिव, उनको दिखाया गया पंचायत में लाइट की कितनी अच्छी व्यवस्था होती है, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आप समझ जाइए कि 8135 पंचायत हैं और कितनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर लाइट की होगी। 13 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, 226 जो हैं वो आपकी म्यूनसिपल बोर्ड हैं, और 59,163 ग्राम सभा हैं, और उसके बाद जो आपके 97,941 जो है वो पॉपुलेटेड विलेज है, मतलब कि गांव है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, मतलब भारी दरिद्रता की सूची में जाने के बाद क्या लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं होगा दोबारा ये सब शुरू करना? अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें, रूरल के साथ साथ अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करें तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो डेली की ज़रूरतें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए अपनी जो रोज़ की कमाई के जरिए उन पर निर्भर करते हैं। उनके पास कोई ठोस और ऐसा कोई स्थायी जरिया नहीं है पैसा कमाने का, वो डेली की ज़रूरतों पर निर्भर है। अभी ऐसे में ये जो लॉकडाउन लगाया गया था पिछले साल इतने महीने का, और अभी जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, ऐसे में पिछले साल से पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रखी है, और जो डेली की ज़रूरतों वाले काम है वो लोगों ने रोक रखे हैं। ऐसे में इन लोगों को ना तो काम मिल रहा है, ना इनके कमाई, और इनके कमाई के सारे ये बंद हो चुके हैं। ऐसे में इनके लिए दोबारा ये सब चीज़ें शुरू करना, अगर साल 2 साल में व्यवस्था सुधर भी गई, स्कूल कॉलेज खुल भी गए, तो क्या ये लोग अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेज पाएंगे? इनके अंदर वो हिम्मत आ पाएगी? ऐसे में होगा क्या? काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास नेट का रिचार्ज कराने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में क्या टेलीकॉम कंपनियों ने जो स्टार्टिंग में बहुत सारे डेटा को फ्री दिया था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, लेकिन फिर भी टेलीकॉम कंपनियों ने बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए थे, 1-1 साल तक के लिए डेटा फ्री था। क्या ये पिछले 1 साल से जो माहौल चल रहा है, ऐसे में डेटा की जरूरत है स्टूडेंट को, क्या टेलीकॉम कंपनियां ऐसे में डेटा फ्री नहीं कर सकती हैं? या फ्री ना करें, कम से कम स्टूडेंट्स के लिए कोई नया पैकेज निकाल दें, स्टूडेंट के लिए कोई कंसेशन कर दे इसमें? ऐसा हो सकता है ना? साल दो साल में अगर ये सब पहले जैसा हो भी गया, तो ये सारे जो स्टूडेंट हैं, ऐसे परिवार के जो हिस्सा है, जो भी बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके पास नेट की प्रॉब्लम है, जिनके पास मोबाइल की प्रॉब्लम है, हमारे समाज में एक लैपटॉप और जो गैजेट्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, ये बच्चों को एक पर्टिकुलर एज के बाद दिलवाया जाता है। जैसे कि बच्चा 12th पास करके इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो उसको लैपटॉप दिलवाया जाएगा, बच्चा अगर 12th पास करके कोचिंग करने जा रहा है तो उसको मोबाइल दिलवाया जाएगा। लेकिन इस पूरी सब चीज़ें कहाँ से अरेंज करेंगे? और ऐसे में जो बचा कुचा है, वो इनके जो स्कूल्स हैं प्राइवेट, वो इन लोगों को प्रेशर डाल के इन लोगों का मतलब एक कॉन्फिडेंस इनका बिल्कुल जीरो हो चुका है इन लोगों का। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें साल 2017-18 के अगर हम डेटा की बात करें, तो जितने भी हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो रूरल एरिया के लगभग 50% से 60% बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चा जो है वो अपना स्कूल ड्रॉप कर देता है, मतलब बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। रीज़न क्या है? इकोनॉमिक वर्ग। उसके बाद हम लोग बात करें एवरेज मिडिल क्लास, फिर से ये शुरू कर भी देगा, जो एवरेज मिडिल क्लास है वो ये फिर से शुरू भी कर भी देगा। लेकिन ऐसे में जो ये इस परिवार का हिस्सा है स्टूडेंट, वो ये दोबारा शुरू नहीं कर पाएंगे, और वो हिस्सा बनेंगे केवल चाइल्ड लेबर का। और फिर बाद में जो 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, या फिर जो बड़ी बड़ी कैंपेनिंग चलती हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग अपनी अपनी पोस्ट डालेंगे स्टॉप चाइल्ड लेबर। और स्टॉप चाइल्ड लेबर की पोस्ट डालने से सब खत्म नहीं होगा, इस पर विचार करना होगा गवर्नमेंट को भी और हम सारे लोगों को मिलकर भी। पिछले 1 साल से कोचिंग की व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, पिछले 1 साल से स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि पिछले 1 साल से सारी चीज़ें बंद। बहुत सारे चैनल बात नहीं करना चाहता, अगर कोई न्यूज़ चैनल मुद्दों पर बात करता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं आप लोग। ये सब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इनको ख़त्म करने में सालों लग जाएंगे, हो सकता है कि दशक लग जाएं। सिस्टम का कोई शेड्यूल नहीं है, कभी एग्ज़ाम करवा दिए जाते हैं, कभी बोर्ड वाले बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, कभी प्रैक्टिकल चालू कर दिए गए, कभी फरवरी के महीने में, कभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कभी उनके
बीच बीच में क्या होता है कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, एग्जाम कभी कभी कैंसिल कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चों का एक बड़ा कुनबा है, मतलब हिंदुस्तान के जो बच्चों का एक बड़ा तबका है, वो बच्चे अपने मतलब एक टाइम टेबल और शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं। मतलब उनको एक कमांड देंगे आप, मतलब स्कूल में ऐसा टाइम टेबल आया तो बच्चे तेजी तेजी से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। स्कूल का बोर्ड एग्जाम की अगर मान लीजिए अखबार में डेट शीट आ गई तो बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे पूरी तरीके से डिपेंड है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अब एजुकेशन सिस्टम का ही अपनी ही व्यवस्था डावाडोल हो रखी है, वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी तय नहीं है, कभी भी बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिए जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक वर्ड ये मार्केट में निकल के पिछले एक साल से सोशल डिस्टेंसिंग का जो नारा चल रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं। बच्चों का मतलब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के इसमें एंजाइटी के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, कई जगह तो सुसाइड के केस भी देखने को मिले हैं। ऐसे में पूरी व्यवस्था को देखते हुए अगर मैं कुल मिला के स्टूडेंट के इंटरेस्ट, उनकी सोशल और इमोशनल जो भी बॉन्डिंग है उस पर कोई बात नहीं कर, नेगेटिव इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए कई सारी कंट्रीज़ ने स्कूल को रीओपन किया, जैसे कि डेनमार्क कंट्री ने रीओपन किया स्कूल को। इंडिया की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि स्कूल को अगर किसी भी तरीके से पिछले एक साल में अगर वो व्यवस्थाएं नहीं बना पाए तो प्लीज़ अपनी व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त कर लीजिए और किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को फिर से ये लाइन पे ले आइए, वरना बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी होगी वो केवल मजदूर वर्ग जो है, जिनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने रोज़ की कमाई से चलाते हैं, जो सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 7 बजे घर आते हैं और घर आने के बाद ही उनके घर का चूल्हा जलता है, उनके घर की व्यवस्था चलती है। ऐसे लोगों के बच्चों को भी मैंने बताया कि गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े कितने ज़्यादा हैं, वहाँ के बच्चे भी पढ़ते हैं। हम लोग बहुत सारे स्कूल में सेमिनार किए हैं, हमने देखा है वहाँ पे लगभग 50% बच्चा रूरल बैकग्राउंड का होता है। बच्चों से बात होती तो वो बताते हैं किस तरीके से बच्चे अपनी फीस अरेंज करते हैं, किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, वो सारे अरेंजमेंट्स वो कैसे कर पाएंगे। ये वीडियो का बनाने का माध्यम मेरा, इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा केवल यही था कि जो सब समस्याएं चल रही हैं इन समस्याओं को आप लोग जानें। और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो उसको, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। और इसी तरीके से हम छोटी बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।